दोस्तों, आज आपको मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कहानी सुनने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी कहानियाँ सबसे पहले सुनने को मिले। वैशाली पर राजा विलास वर्मा का शासन था। उसके कोई बेटा ना था, केवल एक बेटी थी। बेटी का नाम मृणालिनी था। मृणालिनी अब सयानी हो गई थी। राजा का एक अंगरक्षक था जिसका नाम जयसिंह था। जयसिंह जवान तो था ही, काफी हष्ट-पुष्ट भी था। इसके अलावा वह हर प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण था। खड़ग युद्ध हो या मल्ल युद्ध या मुष्टि युद्ध ही क्यों न हो, उस राज्य में उसे रहने वाला कोई नहीं था। राजा को उस पर गर्व था, उसे उसके प्रति स्नेह भी था। उधर राजकुमारी मृणालिनी और अंगरक्षक जयसिंह एक दूसरे के प्रति आकृष्ट भी थे, लेकिन यह बात किसी को पता न थी। एक दिन पाटलिपुत्र का युवराज दीप्ति वर्मा घूमते घामते वैशाली में आ पहुंचा। राजा विलास वर्मा ने उसका जोरदार स्वागत किया, क्योंकि वह मन ही मन उसे अपना दामाद बनाने की ठान चुका था। उसके लिए उसने अंतपुर में एक विशेष विश्राम कक्ष की व्यवस्था की और सेवकों को आदेश दिया कि उसे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एक दिन शाम के समय विलास वर्मा दीप्ति वर्मा को साथ लेकर घुड़साल की ओर गया। वहां एक सफेद घोड़ा बंधा था जो सबसे अलग दिख रहा था। उसे देखकर दीप्ति वर्मा काफी जोश में आ गया और बोला, मैं अभी इस पर बैठकर इसे थोड़ा घुमाकर लाता हूं। दीप्ति वर्मा की बात सुनकर राजा विलास वर्मा घबरा गया। उसे समझाते हुए कहने लगा, जल्दी मत करो बेटे, इस घोड़े को आए हुए भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। घोड़े को चलाने वाले अभी तक इसे अपने काबू में नहीं ला पाए हैं। अकेला जयसिंह ऐसा है जिसने पहले दिन ही इसे अपने काबू में कर लिया। जयसिंह भी वहीं खड़ा था। दीप्ति वर्मा को सवारी करने के लिए लालायित देखकर उसने कहा, आप इस पर सवारी करना ही चाहते हैं तो मुझे भी साथ ले लीजिए। दीप्ति वर्मा को जयसिंह का स्वभाव अच्छा नहीं लगा। उसने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और कहा, ओह, तो तुम यही समझ बैठे होगे, तुम ही एक ऐसे घुड़सवार हो जो इस घोड़े की सवारी कर सकते हो, बाकी सब नामाकुल है। और यह कहकर दीप्ति वर्मा कुशल कर उस घोड़े पर जा बैठा। दीप्ति वर्मा का उस पर बैठना था कि घोड़ा हवा से बातें करते हुए दौड़ने लगा। दीप्ति वर्मा के लिए उसे काबू में ला पाना अपने बूते से बाहर हो रहा था। घोड़ा अब बहुत ही अजब चाल से दौड़ रहा था। आखिर उसने दीप्ति वर्मा को पत्थरों पर दे पटका। इससे दीप्ति वर्मा के सर और शरीर के अन्य भागों पर काफी चोट आई। सैनिक दीप्ति वर्मा के पीछे पीछे ही आ रहे थे। उन्होंने उसे राजभवन में पहुंचाया और राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया, जिससे एक ही सप्ताह में दीप्ति वर्मा के घाव भरने लगे और वह भला चंगा होने लगा। लेकिन कमजोरी से उसे अभी भी काफी थी, इसलिए वह अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उन्हीं दिनों में राजा विलास वर्मा उसे देखने गया। उस समय मृणालिनी और अंगरक्षक जयसिंह उसके साथ ही थे। दीप्ति वर्मा ने जयसिंह की ओर को से देखते हुए कहा, जयसिंह, तुम्हारे बारे में हर किसी से तुम्हारी प्रशंसा सुने जा रहा हूं। वे कहते हैं कि राज्य में घर में तुम अकेले अपनी तरह के बहादुर हो। अगर तुम सच में ऐसे बहादुर हो तो मेरे साथ मल्ल युद्ध या खड़ग युद्ध करो। अगर तुम मुझ पर विजय पालोगे तो तुम इस राज्य के नहीं, समूचे संसार के बेचो वीर माने जाओगे। लेकिन दीप्ति वर्मा की हालत ऐसी थी कि वह ठीक से अपने पांव भी नहीं उठा पा रहा था।
ऐसी हालत में वह मल्ल युद्ध, वह खड़ग युद्ध क्या करेगा? राजा विलास वर्मा को ये सोचकर बड़ी हैरानी हुई। लेकिन युवरानी मृणालिनी को बड़ी उत्सुकता हो रही थी। उसे प्रतीक्षा थी कि देखें जयसिंह इस चुनौती का उत्तर कैसे देता है। जयसिंह थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, क्षमा कीजिए युवराज, आप बेशक एक बहुत बड़े वीर हैं, इसलिए आप अभी तक पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुए हैं, फिर भी मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे क्षमा करें। इस घटना के कुछ दिन बाद ही राजा विलास वर्मा अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए निकला। वह रथ पर सवार था, उसके साथ उसका अंगरक्षक जयसिंह भी था। एक स्थल पर घनी झाड़ियां थी, उनके पीछे एक शेर बैठा था। राजा को आते देख वह शेर अचानक झाड़ियों से बाहर आया और राजा पर झपट पड़ा। राजा का रंग एकदम फक पड़ गया। शेर की धार से सैनिकों के घोड़े भी बिदक गए और इधर उधर दौड़ने लगे। जयसिंह को इतना समय भी नहीं मिला कि व्यास में से अपनी तलवार भी निकाल सकता, इसलिए वह निहत्था ही शेर से भिड़ गया। शेर तो आखिर शेर ही था। जयसिंह काफी सतर्क था, फिर भी शेर के वार सह पाना कोई आसान न था। दोनों के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। आखिर जयसिंह ने ऐसा वार किया कि शेर की गर्दन टूट गई और उसके प्राण निकल गए। राजा विलास वर्मा अब अपने रथ से नीचे उतरा और जयसिंह को स्नेह से गला लगाते हुए उसने कहा, जयसिंह, तुम जैसे शूरवीर को अपने अंगरक्षक के रूप में पाकर मैं धन्य। जयसिंह, तुम जैसे शूरवीर को अपने अंगरक्षक के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। तुम कुछ भी मांगो, मुझे तुम्हें देते हुए असीम संतोष होगा। अंततः मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, यह कोई खास बात नहीं है, जयसिंह ने विनम्र स्वर में कहा। राजधानी पहुंचते राजा ने सबसे पहले राजवेद को बुलवाया और उसे जयसिंह के घावों को ठीक करने को कहा। राजवेद ने मनोयोग से उसकी चिकित्सा की। घाव गहरे तो थे, लेकिन एक ही पखवाड़े में भर गए। जयसिंह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इसके 2 महीने बाद ही वसंत उत्सव था। उसी सिलसिले में तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। एक मैदान में गोलाइयों में खूंटे गड़वाए गए थे और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ विशेष अखाड़े का भी प्रबंध किया गया था। अखाड़े में एक बहुत तगड़ा सांड खड़ा कर दिया गया। राजा और उसकी बेटी मृणालिनी थोड़ी दूर पर ऊंचे आसनों पर बैठे हुए थे। अखाड़े के चारों ओर दर्शकों की भीड़ थी। सबसे पहले एक दरबारी उस सांड से लड़ने के लिए अखाड़े में उतरा। उसका नाम जयभय था। भीड़ ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए सीटियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन सांड एकाएक जयभय पर झपटा। जयभय ने उसे अपने सींगों से पकड़ लिया और वह कोई मामूली सांड तो था नहीं। उसने अपने नथनों से इतनी जोर की हवा छोड़ी कि जयभय उस हवा की चपेट में आकर दूर दर्शकों के बीच जा गिरा। जयभय के बाद नगर रक्षक मार्तांड केतु अखाड़े में उतरा, लेकिन उसकी भी वही हालत हुई। जयसिंह राजा के समीप ही बैठा था। राजा ने उससे कहा, तुम एक शूरवीर हो, तुमने अपने खाली हाथों से शेर को मार गिराया है, तुम्हारे लिए मस्त सांड क्या मायने रखता है? चलो देर मत करो, अखाड़े में उतरो। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस सांड से लड़ने में असमर्थ हूं, जयसिंह ने याचना भरे स्वर में कहा। इतने में एक अनहोनी घटना घटी। राजा ने अपने कंधे पर एक लाल शाल ओढ़ लिया। एकाएक सांड की नजर उस पर पड़ी। लाल रंग को देखते हुए भड़क उठा। उसने एक लंबी छलांग लगाई और सुरक्षा की व्यवस्था को लांघ कर दर्शकों को कुचलता हुआ राजा पर वार करने के लिए लपकता हुआ चला। राजा का रंग एक बार फिर उड़ गया। उसे सूझा ही नहीं कि वह क्या करे। वह वहीं का वहीं बैठा रह गया। तभी युवरानी के मुंह से मर्डर की एक चीख निकली और वह बेहोश हो गई। जयसिंह की स्फूर्ति उसमें देखते ही बनती थी। वह बिजली की गति से अपनी जगह पर से उछला और सांड का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया।
फिर उसने उसके दोनों सींगों को पकड़ा और उनसे भिड़ गया। उसने उसके सींगों को इतनी जोर से मरोड़ा और साथ ही उसके पेट में इतनी जोर से लात मारी कि सांड एक लुढ़क गया। फिर उसने इतने ही जोर से उसकी गर्दन को मरोड़ा और उसके सर पर भी अपने सर की चोट की। सांड पीड़ा से तड़प उठा और खड़ा नहीं हो पाया। अब उसके नथनों से भी खून बह रहा था वह वैसे ही लुढ़क पड़ा था। दर्शकों के लिए यह दिल दहलाने वाला दृश्य था। सांड को परास्त हुआ देख वे उस जयसिंह की जय जयकार करने लगे। उसे उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया और मारी खुशी के नाचने लगे। तब तक राजा भी उसके निकट पहुंच गया था। उसने उसे बाहों में भरते हुए कहा, जयसिंह, तुमने एक बार पहले भी मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूल सकता हूं। फिर उसने घोषणा की कि उस दिन की प्रतियोगिता का श्रेष्ठतम विजेता जयसिंह ही है। पर जयसिंह का स्वर गंभीर था। उसने कहा, प्रभु, मुझे आप आज की प्रतियोगिता का श्रेष्ठ विजेता कैसे घोषित कर सकते हैं? मैं तो अखाड़े में उतरा ही नहीं। किंतु मेरा निवेदन है कि पहले आप इस घायल सांड की चिकित्सा का प्रबंध करवा दीजिए। जयसिंह की बात पर राजा को हंसी आ गई। जयसिंह की बात पर राजा को हंसी आ गई। उसके प्रति विशेष स्नेह जताते हुए उसने कहा, जयसिंह, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, इसलिए अपनी बेटी का विवाह मैं तुमसे ही करना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए राजी हो? अगर आप मुझे इसके लिए योग्य समझते हैं और साथ ही युवरानी मृणालिनी को भी इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, तो आपका ये प्रस्ताव शिरोधार्य है। जयसिंह ने सविनय उत्तर दिया। तब तक मृणालिनी भी होश में आ चुकी थी। उसने अपने पिता का प्रस्ताव और जयसिंह का उत्तर सुन लिया था। उसने मुस्कुरा कर अपनी सहमति जता दी। वेताल ने कहानी सुनाकर कहा, राजन, युवरानी मृणालिनी के लिए जो पाटलिपुत्र का युवराज दीपित वर्मा ही हर लिहाज से योग्य था। मृणालिनी से विवाह करके वह राजा विलास वर्मा के बाद वैशाली का राजा बनने के भी योग्य था। साहसी और धैर्यवान तो था ही, क्योंकि उसने एक बड़े उद्वन्न घोड़े को अपने काबू में लाने की कोशिश भी की थी। यदि वह अपने प्रयास में असफल भी रहा तो इसमें उस पर किसी तरह की आंच नहीं आती। इसे हम दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। और अभी तक वह घोड़े से गिरने के कारण आई चोटों से पूरी तरह उभर भी नहीं पाया था कि उसने जयसिंह जैसे अद्वितीय शूरवीर को द्वंद्व युद्ध में करने के लिए ललकार दिया। वह उसके अपार साहस का यह उसके लिए अपार साहस का ही प्रमाण है। इसके विपरीत जयसिंह का व्यवहार एकदम भिन्न था। उसमें कहीं विरोधाभास भी दिखता है। बल्कि हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि वह साहसी या कायर युवराज दीपित वर्मा के साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार नहीं हुआ। शेर के साथ वह केवल राजा की सुरक्षा के लिए ही नहीं लड़ा, बल्कि उसे अपनी सुरक्षा का भी ख्याल था। इसी तरह उसने अखाड़े में उतरकर सांड से भिड़ने से भी इनकार कर दिया। इस सब से तो यही लगता है कि शूरवीर की उपाधि उसे यूं ही मिल गई। दरअसल वह किस्मत का धनी निकला। राजा ने स्वयं उसे अपना दामाद बनाना चाहा, जिससे वह खासी ऊंचाई पर पहुंच गया। मेरे मन में इन बातों को लेकर कई प्रकार के संदेह उठ रहे हैं। यदि मुझे इन संदेहों का निराकरण चाहिए, यदि आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे सही उत्तर नहीं देंगे तो आपका सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आखिर राजा विक्रम को बोलना ही पड़ा। गौर से देखा जाए तो युवराज दीपित वर्मा में वह संस्कार, दूरदर्शिता और गांभीर्य नहीं दिखता जो एक युवराज के लिए आवश्यक है। उसमें केवल ईर्ष्या की ढाह
ये दिखाई देती है। वह जय सिंह के यशोगान को सहन नहीं कर सका और ईर्ष्यावश उस अड़ियल घोड़े पर सवार होकर वह यह जताने को हुआ कि वह जय सिंह से कहीं ज्यादा साहसी और पराक्रमी है। जय सिंह ने जब उसके साथ चलने का सुझाव दिया तो उसने ईर्ष्यावश उसे भी टुकरा दिया। इस प्रकार यद्यपि घोड़े से गिरकर वह उसे पूरा स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, फिर भी उसने जय सिंह को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। इसमें भी कहीं उसका कपट ही झलकता है। उसने यह सोचा होगा कि यदि वह विजयी हो गया तो उसे यश मिलेगा और यदि पराजित हुआ तो उसका कारण उसकी अस्वस्थता बता दी जाएगी। लेकिन जय सिंह के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। कहा जा सकता है उसके व्यवहार में कहीं भी विरोधाभास नहीं है। शेर से खाली हाथ लड़ने के पीछे आत्मरक्षा का प्रयास तो नहीं दिखता, क्योंकि जिस प्रकार वह शेर पर लपका उसके पीछे राजा को बचाने की कोशिश थी। यदि वह कायर होता तो वह वहां से भाग खड़ा होता या सैनिकों के बीच जाकर कहीं छिप जाता। मस्त सांड से जब भिड़ने की बात उठी तब भी उसने सोच समझ कर ये अखाड़े में उतरने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह कारण ही सांड को घायल नहीं करना चाहता था। इसके लिए वह बड़ा सस्ता मनोरंजन था। लेकिन जब वह सांड महाराज की ओर लपका तो अंगरक्षक के नाते उसका ये कर्तव्य था कि वह राजा की रक्षा करता। इसलिए वह आनन फानन सांड से भिड़ गया। यह सब कुछ राजा की आंखों के सामने ही घटा था, इसलिए वह उसकी निगाहों में इतना ऊंचा उठ गया और राजा के दामाद का दर्जा पा गया और इस तरह वैशाली का भावी राजा बनने का अधिकार भी पा गया। वेताल को उत्तर देने से राजा विक्रम का मौन भंग हो चुका था, इसलिए लास्ट में तो वेताल वहां से गायब हो गया और पहले की तरह उसी पेड़ की शाखा से जा लटकने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ये तो आप ही मुझे सोच कर बताएंगे, लेकिन इतनी जरूर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर बार कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा ऊपर उठा दीजिए, जिससे मैं भी लोगों की तरह एक अच्छा यूट्यूबर कहलवाऊं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो।